Hello everyone, welcome back to the channel. So topic for today's discussion would be Union Budget 25-26. अभी आपको रिसेंटली पता ही होगा अभी रिसेंटली सैटरडे को यूनियन बजट जो 25-26 हमारे एफएम ने प्रेजेंट किया। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी बजट है एज़ फार एज मिडिल क्लास इज़ कंसर्न कि हमारे इफ़ेक्टिवली अगर हमें बात करूँ 12.75 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स हमें पे करना है, उसके बारे में थोड़ा डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। और सेकेंडली हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि किस किस सेक्टोरियल परफॉर्मेंस में आगे बेनिफिट मिल सकता है और किस किस सेक्टर के लिए बजट में बोला गया है। और थर्डली हम इस बजट से क्या टेक अवे ले सकते हैं कि लॉन्गर रन में थोड़े से हम अगर ब्रॉडर वे में देखें कि मार्केट्स पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, सेक्टर्स पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग शेयर्स पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम आज एट लेंथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि किससे हम बजट 25-26 की शुरुआत करेंगे, तो ये रिवॉल्यूशनरी क्लिप सबने सुनी होगी, मैं एक बार फिर से आपके लिए चलाता हूँ। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सो ये देखिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट हमारे एफएम ने दिया था कि 12 लाख रुपीज़ तक की जिनकी भी इनकम है वो नील टैक्स के ब्रैकेट में आएंगे। अब मैं वो भी समझाऊंगा। अब कई लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि नया टैक्स रिजीम का एक और उन्होंने सेट दिया है जिसमें उन्होंने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उन्होंने बताया है कि भाई 4 to 8 लाख के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से हमारी 5% डिडक्शन है। तो वो भी मैं क्लियर करूँगा आपके डाउट जो भी होंगे। सेकेंडली हम क्या डिस्कस करेंगे, मैंने बताया सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे, किस सेक्टर्स के बारे में क्या है ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और फिर उसके आगे उसका टेक अवे क्या है। तो ये देखिए इस पे अगर मैं बात करूं कि यूनियन बजट में बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स की हमारी बात हुई है वो क्या हुई है कि इफ़ेक्टिवली 12.75 तक नील टैक्स ब्रैकेट में नील रहेगा सब कुछ। वो यहाँ पे इन्होंने अपने जो प्रेस रिलीज़ है उस पर मैंशन भी किया है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने हाईलाइट किया है कि इफेक्टिव स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 का इन्होंने दिया हुआ है। तो 12 लाख की इनकम पे अगर 75,000 का हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हैं तो 12.75 लाख की सैलरी टैक्स पेयर जो है उनके लिए जो टैक्स है वो नील है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास सेविंग्स नहीं बचती थी, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचती थी। अब इससे क्या इन्फ्लुएंस निकल सकता है, इससे इन्फ्लुएंस ये निकल सकता है कि भाई आपके पास एट द एंड कुछ पैसे की सेविंग हो रही है। अब वो पैसे बीइंग अ मिडिल क्लास आप कहाँ पे लगाओगे, ये क्वेश्चन है ना। तो मिडिल क्लास के पास जो भी सेविंग होती है वो कहाँ लगाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगाएगा। जो भी हमारी कंट्री के डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं जैसे ऑटोमोबाइल होगी, वो क्या देखेगा, भाई मेरे पे पैसा बच गया, देखता हूँ मैं यार कुछ कार या बाइक की तरफ जाऊँ या ड्यूरेबल्स की तरफ जाऊँ। और थोड़ा ज़्यादा हायर टैक्स ब्रैकेट का जैसे 50 लाख है ना, उनका भी इफेक्टिव टैक्स रेट थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट 1,10,000 की उनकी भी सेविंग है और उनका इफेक्टिव जो टैक्स का ब्रैकेट बन रहा है वो 21.6% के आसपास बन रहा है, जो कि पहले 30% था। अब वो एक तरीके से हायर इनकम ग्रुप वाले होंगे, वो क्या देखेंगे, कार या प्रॉपर्टी। तो उस वजह से क्या आता है, इन सेक्टर्स पे थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट इस बार करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम एक मिडिल क्लास के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो उस इनकम को किस किस सेक्टर पे खर्च करना चाहेगा, उन सेक्टर्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और सेकेंडली इसके अलावा डिस्पोजेबल इनकम तो पहला पार्ट हो गया, सेकेंडली क्या होगा कि बजट में किस किस सेक्टर स्पेसिफिक बातें की गई हैं, उन सेक्टर्स पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई इस सेक्टर के लिए क्या है। उन्होंने कुछ कस्टम ड्यूटीज़ में रिबेट दी हैं, तो वो सेक्टर्स के रनअप करने के चांसेस ज़्यादा बेटर रहते हैं, तो वो भी हम इसमें एट लेंथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि 12.75 का दिया है वो बेसिकली टैक्सेस मिडिल क्लास एंड लीव मोर मनी इन देयर हैंड्स बूस्टिंग हाउस होल्ड कंजप्शन, वो मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर ही लिए। पर अगर आप इसी प्रेस रिलीज में नीचे आते हैं तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये। अब आप बोलोगे कि अभी तो ऊपर बोल रहे थे 12 लाख तक की नील टैक्स है और यहाँ पे 15% दिखाया हुआ, तो ये कैसी कैलकुलेशन है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन भी समझाता हूँ। ये वाला जो चार्ट है ना, बेसिकली मैंने बस वही चार्ट यहाँ पे उठा के आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहे देखने के लिए, तो वो मैंने कर दिया। अब एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेरी थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये मैं पेन नोट यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा टफ होता है इस पर सब कुछ लिखना। अगर मैं एज एन एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी 13 लाख की इनकम है
एनुअली इनकम है तो मेरे पे कितना टैक्स लगना चाहिए। अब कोई कहेगा 13 लाख की इनकम है तो सीधे सीधे 15% ले लेते हैं। तो 13 लाख का अगर मैं ऑलमोस्ट 15% के आसपास इसका अगर मैं निकालूं तो कितना बनेगा आपके हिसाब से? 1.9 के आसपास बनेगा। देख भी लेते हैं एक बार। हाँ, 1.9 लाख के आसपास बनेगा। अब 1.9 लाख का टैक्स लगेगा क्या? ये इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती। अब मैं एग्जांपल लेके चलूँगा। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो 0 to 4 तो नील है। 4 to 8 लैक्स में 4 to 8 लैक्स में कितना ब्रैकेट है आपका? 5%। तो इसका अगर डिफरेंस देखें 8 लाख माइनस 4 तो 4 पे अगर हम 5% का टैक्स डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 20K, 20,000। अब फिर हम नेक्स्ट ब्रैकेट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 to 8। 12 to 8 में क्या होगा? जो नेक्स्ट 4 लाख होगा उस पर कितना पड़ेगा? 10%। अब ऊपर देख लो टेबल पे लिखा हुआ है। तो वो इफेक्टिवली कितना बनता है? वो बनता है 40K। यहाँ तक बात हो गई। ये इतना हमें क्लियर है कि भाई इतना बन गया। अब लास्ट का उसके 13 लाख में हमने कितना कर दिया? शुरू का 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, इस पे तो नील, पहले पे तो 4 लाख पे नील लगा। फिर हमने इस पे 5% करा तो ये 20,000 बना। फिर हमने नेक्स्ट 4 पे क्या करा? हमने 8 to 12 लाख का ब्रैकेट है, 12 लाख तक के 40K बना। अब बचा उसका 1 लाख। 13 लाख में 12 लाख तक की कैलकुलेशन हमने कर ली। लास्ट में जो उसका 1 लाख बचा वो हमें पता है कि भाई जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 75K का हमें बेनिफिट दिया है। तो अगर मैं 1 लाख में से 75K को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचता है? 25K। ठीक है, 25K बचा तो 25K में इफेक्टिव कितना लगेगा? वो ये वाला परसेंटेज लगेगा। ठीक है, 15%। अब मैं अगर 25K की कैलकुलेशन को 15% लगाता हूँ तो आप इस पर चेक करेंगे, इसका ऑलमोस्ट जो अमाउंट निकल के आता है 3,750 ये निकल के आता है। एक बार चेक भी कर लेते हैं अगर कुछ ऐसा है, कहीं कोई मिस तो नहीं है। 25K पे 15% निकालूंगा, हाँ 3,750। तो फिर आगे मैं क्या क्या सम अप करूँगा? मैं 20K सम अप करूँगा, यहाँ से 40K करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 60K में मैं 3,750। तो जो अमाउंट जो टैक्स मेरा पेबल 13 लाख एनुअल इनकम पे बनता है वो बनता है 6,300, मतलब 63,750 रुपीज़। ये इफेक्टिव मेरा टैक्स बनता है। अगर आप पुरानी रिजीम के हिसाब से जाओगे ना तो वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 95 बनता था। तो यहाँ पे भी बेनिफिट है, 95K के अराउंड पुरानी रिजीम में वो टैक्स बनता था, जो आज की डेट में 63 है। तो यहाँ पर से भी आपकी सेविंग हो रही है। ये सिर्फ बताने का पर्पज़ मेरा ये था यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये टैक्स ब्रैकेट क्या है। तो इफेक्टिवली अगर आप 12.75 तक हो तो आप पे नील है, उस पर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई सेकंड थॉट की बात ही नहीं है। पर अगर आपका टैक्स एनुअल इनकम आपके टैक्स ब्रैकेट 13 लाख में आता है तो वो इस तरीके की कैलकुलेशन होती है उसमें, जिसमें आपका टैक्स 63,750 बनता है। तब भी आप लास्ट रिजीम से बेनिफिट में हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझाने का यहाँ पे ये था कि कैसे आपकी सेविंग हो रही है, कैसे आपका डिस्पोजेबल इनकम बन रहा है। ठीक है, ये आपको शायद क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने ये तो बात कर ली कि अब हमारे पास पैसा है हाथ में। ठीक है, पैसा हो गया हमारे हाथ में, ये बात क्लियर है। अगर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास जो भी है उसके पास कुछ अमाउंट बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी कुछ सेविंग हुई, तो वो सेविंग किस किस में डालेगा मैंने वो भी डिस्कस किया। तो उस सेक्टर वाइज हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार क्या रही है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, इसमें सेक्टोरियल परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर मैं इसकी सेक्टोरियल परफॉर्मेंस 90 डेज़ की ले लूँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की ले लूँ, तो आप देखो सारे सेक्टर्स नेगेटिव हैं, सभी सेक्टर्स नेगेटिव हैं। अब तो इसका मतलब क्या है? अब आपको खुद ही पता होगा कि एफ क्या कर रहे हैं। और मोस्टली आप 1 साल से अगर एफ का ट्रेंड देख रहे हो कैश मार्केट में, तो दे आर इन अ सेलिंग स्प्री। वो तो उनको जितने बेटर प्राइस मिल रहे हैं वो उतना ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सारे सेक्टर्स नेगेटिव होते हैं। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको कट शॉर्ट करता हूँ और थोड़ा सा कम दिनों पे आता हूँ जिस पे बजट भी इंक्लूडेड है, तो आप देखो अब यहाँ से ये चीज़ बड़ी क्लियर एविडेंट है कि भाई कंजप्शन का सेक्टर बढ़ा, ऑटोमोबाइल का सेक्टर बढ़ा, कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर बढ़ा, और कंस्ट्रक्शन का, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन, जैसे शोभा डेवलपर्स हो गए या डेवलपर्स का जो भी सेक्शन है वो बढ़ा। तो इससे हमें क्या क्लैरिटी मिल रही है कि डिस्पोजेबल इनकम है तो ये सेक्टर्स में चांसेस हैं कि इस बार पैसा रोटेट हो।
तो आपको फोकस किस कंपनीज पे करना है। अब मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, पर अगर आप ये साइट पे जाते हो, इसको अपने ब्रोकर के साथ लिंक करते हो, तो फ्री साइट है। आप देखो ना, कंजप्शन पे अगर आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पे कंजप्शन सेक्टर के सारे शेयर हैं, उसमें देखो बाटा फुटवेयर के लिए बोला हुआ है तो फुटवेयर ऊपर है। अगर कंजप्शन में ब्लू स्टार वगैरह हो गए एसीज़ के लिए, अब गर्मियाँ आएंगी तो एसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कंज्यूमर में आते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल में आपको पता है टाटा, मारुति के तो इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मारुति हो गई, टाटा हो गई, देखिए मारुति ऑलरेडी ऊपर है, एम ऊपर है, टीवीएस ऊपर है। इस तरीके से ये इन सेक्टर्स पे पैसा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर बीटन डाउन है, तो ये सेक्टर्स पे पैसा जा सकता है। तो इन स्टॉक्स पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस बार। अगर ये मार्केट सस्टेन करता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो भी हम आगे बात करेंगे कि भाई इसके टेक अवेज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके जाते हैं कि बजट के टेक अवेज क्या होंगे, तो वो दोनों ले। बट अभी के लिए हमें क्या समझ में आया, अभी के लिए हमें ये समझ में आया कि कंजप्शन पैटर्न जो भी है, अगर डिस्पोजेबल इनकम बचती है तो हम सेक्टर स्पेसिफिक डेटा कहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में देयर आर ब्राइटर चांसेस कि वहाँ पे रोटेशन हो। तो हमने कुछ उससे फिल्टर आउट करे, कुछ हमने कंस्ट्रक्शन, कंजप्शन, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स, इस तरीके के सेक्टर्स को हमने फर्दर लॉजिक के साथ या बजट के साथ हमने उनको अलाइन किया। ठीक है, ये हो गया फर्स्टली। सेकेंडली, अगर मैं फिर से आपको प्रेस रिलीज़ पे ले जाता हूँ बजट की, तो अगर आप प्रेस रिलीज़ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखो कुछ सेक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे आप देखो, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का हो गया, तो बेसिकली मेडिसिन या मेडिकल या ड्रग्स का सेक्टर हो गया कि उन्होंने एग्जाम किया है। BCD क्या हुआ, बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर टेक्सटाइल्स के लिए बात हुई है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए अभी कंजप्शन सेक्टर आ गया। ठीक है, उसमें लेदर एंड शू फुटवेयर्स की बात हुई है तो बाटा, रिलैक्सो, ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। फिर लिथियम आयन बैटरी की बात हुई, लिथियम आयन बैटरी की बात हुई तो इनडायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर इफेक्ट होगा। और बैटरीज़ की कुछ कंपनीज हैं, जैसे टू नेम दैम अमर राजा बैटरी हो गई, ठीक है, एक्साइड हो गई, तो इस तरीके की बैटरीज बेनिफिट होंगी। और एक सेक्टर जिसके बारे में बोला गया है, लेदर एंड फुटवेयर, मैंने आपको बता दिया। मरीन सेक्टर, मरीन सेक्टर में क्या है, फिशरीज़ वगैरह का होगा, उसमें भी देखो कुछ कंपनीज है जैसे अवंती फीड, ऐसी कंपनीज इस पे काम करती हैं। तो इन कंपनीज पे भी आप अपनी नज़र रख सकते हैं कि भाई अगर बजट में बोला गया है, FM ने बोला है, तो कुछ ना कुछ होगा। और इसी के साथ साथ जिन सेक्टर्स पे अभी आप देख रहे होगे कि सेक्टर्स हैविली अभी उनको हैविली ड्रॉप किए हैं, मतलब देवर इन डीप रेड, वो कौन से थे, डिफेंस सेक्टर, आप भारत डिफेंस या ये सब देख लो, HAL वगैरह इन पे हिट हुई थी, क्योंकि लोगों को ये था कि कैपेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इसमें, और इसी एंटिसिपेशन के वजह से ये बहुत ज़्यादा सेक्टर्स फ्लरिश हुए थे लास्ट टाइम। तो अभी क्या है, कुछ पूरी स्पीच में कुछ बोला ही नहीं गया डिफेंस के बारे में, कोई कैपेक्स बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट की कोई बात ही नहीं करेगी, कोई स्पेसिफिक उनको ड्यूटीज़ में ऑफ या रिलैक्सेशन कुछ मिला ही नहीं, तो वो हैम्पर हुआ सेक्टर। तो बाकी अगर आप बाकी सेक्टर्स देखोगे तो ये 3 फोकस मेजर एरियाज आपके होने चाहिए, जिन जिन सेक्टर्स में आप देख सकते हो आगे कि भाई इन सेक्टर्स में अगर कुछ बेनिफिट है तो भाई यू शुड बी एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि मैं इन सेक्टर्स को पहले देखूँ रादर देन अदर सेक्टर्स। ठीक है, और ये डिफेंसिव भी हैं, जब आपकी इकोनॉमी या मार्केट क्रैश होते हैं तो ये डिफेंसिव सेक्टर्स में आते हैं आपके। अभी आप देखो पीछे ITC, ब्रिटानिया, ये सब में रैली आई थी जस्ट बिकॉज कि उनके लिए कंजप्शन सेक्टर के लिए बेटर है, बेटर बजट आया है, वो सेक्टरल परफॉर्मेंस में हम देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने इनकम टैक्स के डायरेक्ट टैक्स को समझ लिया, उसके ब्रैकेट्स को एज एन एग्जांपल 13 लाख का लेकर के कितना हमारा टैक्स लगता है हमने वो देख लिया। उसके बाद हमने कहा कि डिस्पोजेबल इनकम है तो डिस्पोजेबल इनकम से कौन कौन से सेक्टर्स इफेक्ट होंगे हमने वो देख लिया। अब उसके आगे अगर मैं चलता हूँ तो मैं एक साइड ये देखता हूँ कि नहीं निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो उसके लिए मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए। अब डेटा के लिए मैंने आपको बता दिया बजट ये अच्छा बजट है फॉर अ मिडिल क्लास कि जिनको बेनिफिट मिला है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। कभी आप 2005 से अगर बजट को ट्रैक कर रहे होगे तो 50,000 1 लाख इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था इस इनकम पे, फिर धीरे धीरे वो 2 लाख हुआ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ के 5 लाख, तो इस तरीके से वो टैक्स ब्रैकेट बढ़ते हैं धीरे धीरे, और आज की डेट में हम 12.75 पे बैठे हैं। तो पॉजिटिव्स में यही है कि भाई ये बहुत अच्छा स्टेप है। और अगर मैं आगे बात करूं दिसंबर तक अगर आपको मैं एक डेटा दिखाऊं कि भाई SIP के क्लोजर हुए हैं तो ऑलमोस्ट 40 लाख अकाउंट जो हैं वो SIP के क्लोजर हुए थे। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। इसका रीज़न ये है कि भाई एक तो मार्केट गिर रहा था,
सबको पता है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो उस वजह से लोगों ने क्या है कि अब ये सोचा होगा कि अभी बजट आने देते हैं, लेट्स सी बजट में क्या आता है, उसके हिसाब से अपनी एसआईपी इसको चालू करेंगे। या दूसरा, एसआईपी कम करने का रीज़न ये भी रहता है कि भाई अब मेरे को रिटर्न्स इतने अच्छे दिख नहीं रहे, तो मैं थोड़े टाइम के लिए एसआईपीज़ को होल्ड कर लेता हूँ या फिक्स डिपॉजिट्स में डाल देता हूँ। कुछ रीज़न लोगों के ये भी रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, अगर ये लोग वापस आए, इनके पास डिस्पोजेबल इनकम बची एज़ पर बजट, तो ये क्या है, वापस पैसा डीआईएस के पास जाएगा और वो वापस पैसा लगा करके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जितने एसआईपी अकाउंट अभी क्लोज हुए थे दिसंबर में, वो जनवरी फेब मार्च ऑनवर्ड्स अगर वो पैसा अपना वापस ले आएंगे मार्केट में, तो हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, पहला हमारा पॉजिटिव साइड में अगर हम देखेंगे तो ये है। दूसरा, अगर मैं ये बात करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 50 लाख एंड अबव भी हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट वो भी थोड़ा कम हुआ है, तो वो क्या है, अच्छा पैसा वो भी लग सकता है मार्केट में, वो भी आएगा, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। अब सिर्फ यहाँ पे ना नेगेटिव एक ही चीज़ है। नेगेटिव एक तो हमारा मार्केट थोड़ा सा एफआईआईएस डिपेंडेंट मार्केट है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स को भी हम फॉलो करते हैं। अब जैसे आज मैं मंडे को बैठा हूँ, तो आप देखो ना, ट्रंप ने जो भी अपने टैरिफ्स बढ़ाए या मैक्सिको चाइना वगैरह पे बढ़ाए, तो हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था आज। तो उस रीज़न की वजह से भी हमारे मार्केट को हिट पड़ी। जो भी प्री बजट की रैली थी वो भी फेड अवे होती हुई दिख रही है हमें। तो बजट का इफेक्ट जो भी था, बजट के दिन तो कुछ हुआ नहीं, आगे ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, उस वजह से हमारा मार्केट भी नेगेटिव हो गया। तो और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप एफआईआईज़ का डेटा देखो। एफआईआईज़ का डेटा वो कैश मार्केट में पिछले लास्ट ईयर अगर आप यहाँ पर देखोगे, जनवरी 24 से आप देखो कितनी मेजर सेलिंग है एफआईआईज़ की। अगर आप, मैं सिंपल अगर आपकी जनवरी जैन की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट एफआईआई ने 87,375 करोड़ की सेलिंग करी है। और कमाल की बात तो ये है, बजट के दिन लोग कहते हैं कि भाई सैटरडे के दिन एफआईआई ज़्यादा एक्टिव नहीं होते मार्केट में, इतना ज़्यादा वो ओपन नहीं होते, वो आते नहीं है या वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उस दिन भी वो सेलिंग करके गए हैं। यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो 1327 करोड़ की वो उस दिन भी सेलिंग करके गए। इसका मतलब स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो मार्केट को इतना समझ में नहीं आया बजट, या मार्केट को इतना पॉजिटिव बजट में कुछ नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि अगर वो एसटीटी पे कुछ करते, कम करते, या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को ही कुछ कम करते, तो वो मार्केट के बूम, उसी दिन मार्केट के बूम होने के चांसेस होते। बट उस तरफ एफएम ने कुछ बोला ही नहीं, उस चीज़ पे कुछ बोला ही नहीं। उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हुई दिख ही नहीं रही है कि मार्केट में लोगों को इस चीज़ से इशू हो रहा है। बस वहाँ पे उन्होंने जो भी अपना डायरेक्ट टैक्स था या टैक्स के ब्रैकेट्स को कम किया, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। बट सेकेंडली अगर वो मार्केट स्पेसिफिक कुछ करते तो हाँ, ये डायनेमिक्स ज़रूर चेंज हो जाता उसी दिन। बट उस दिन भी आप देखो तो एफआईआईज़ क्या कर रहे हैं ना, वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो सेल ऑन राइज। तो जैसे ही कुछ भी मार्केट ऊपर जाता है, वो और ज़्यादा अमाउंट में सेल करते हैं। तो नेगेटिव सिर्फ ये है यहाँ पे, अगर एफआईआईज़ ने अपनी सेलिंग को बंद नहीं किया तो मार्केट 26,300 से मार्केट नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 23,300-400 के लेवल पे अभी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा 13-14% का करेक्शन है। वो करेक्शन आपको पूरे साल भर फिर वो उससे ऊपर रैली करता हुआ नहीं दिखेगा। तो एटलीस्ट एफआईआईज़ को कोई मंथ पॉजिटिव तो क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर उनके अकाउंट्स वापस आते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, या वो लोअर, अब वो समझते हैं कि बॉटम बन गया, लोअर वैल्यू पर बाय करें, तब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट ऊपर, डीआईएस ऊपर ले जाएंगे और उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अच्छे प्राइसेस पे सेल करने की। तो ये मेजर नेगेटिव है। अब मैंने आपको ट्रेंड दिखाई दिया कैश मार्केट में, उनकी हिस्ट्री दिखाई दी कि वो कितने टाइम से सेल कर रहे हैं और कितने ज़्यादा क्वांटम में सेल कर रहे हैं। अभी भी फेब के 2 दिन में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास की वो सेलिंग कर चुके हैं। सैटरडे एंड मंडे का दिन है, दोनों दिन वो सेलिंग करके गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है अभी हमारी स्टॉक मार्केट के लिए कि एफआईआईज़ का बिल्कुल भी मूड नहीं दिख रहा है कि वो वापस आएँ या अपना पैसा लगाएं। किसी भी मंथ वो पॉजिटिव में कैश के जो भी सीक्वेंस उन्होंने सेलिंग की चालू किया है उसको वो कम करें। तो ये बजट के कुछ टेक अवेज हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या ब्रैकेट है, उसके हिसाब से किस किस सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो अगर स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं या फिर वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं तो किस किस कंपनीज उससे बेनिफिट हो सकती हैं। फर्दर टेक अवेज में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी।
तो रेस्ट अगर आपको और भी कुछ फर्दर मेरे से चाहिए कि मैं ये बजट के बारे में एट लेंथ डिस्कस करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फॉर देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।